पहले होता था सेफ्टी ऑडिट दिखाओ अपना, अपने फाइनेंशियल ऑडिट दिखाओ, ये दिखाओ। अब वो लोग बोलेंगे कि अपनी सप्लाई चेन का भी सेफ्टी ऑडिट दिखाओ, तुम गलत जगह से चीजें तो नहीं खरीद रहे हो वगैरह। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से पॉसिबल है। हम्म। और हमारे यहाँ पे एक बीच में थोड़ा सा काफी ज्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी हर चीज में आने लगा था, राइट? नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स में भी हर चीज स्मार्ट, आपका स्मार्ट टीवी से लेके स्मार्ट वॉशिंग मशीन वगैरह। आई थिंक थोड़ा सा लोगों में इससे तो नहीं इमीडिएटली, बट ये सोचेंगे जरूर लोग कि अब ये सब चीजें फट सकती है, तो ये सब में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एक प्रकार का डिस्ट्रस्ट चीजों में जो अभी तक नहीं था, वो डेफिनेटली आएगा लोगों के मन में। हो सकता है कोई इसराइल का नैरो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होगा, तो वो तो ठीक है, उनके उनके और हिजबुल्लाह के हम्म। बीच की बात है। लेकिन और उनका भी लॉन्ग टर्म में कितना ही पूरा हो रहा होगा वो भी क्वेश्चनेबल है, वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए तो ये बिल्कुल नकारात्मक ही है मेरे हिसाब से। इसमें कुछ पॉजिटिव हम नहीं ढूंढ सकते चीज में। दूसरा, अब जैसे आप कह रहे थे कि हाँ, टेररिज्म जब होता है, टेररिज्म का उद्देश्य ही होता है कि उसका उद्देश्य वो जो लोग मारे गए हैं वो नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी आशंका जनरेट करता है, बहुत बड़ा डर क्रिएट हम्म। करता है। वो उसका पर्पस होता है, इसीलिए टेररिज्म होता है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें तो यहाँ पर भी उस वो हो रहा है एलिमेंट, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, वही कह रहा है ये किसी। हेलो सौरभ, पिछले हफ्ते तो सच में धमाके हो गए हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकीज, तो लेबनान में बहुत कुछ हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। ख्याति, तुमने कभी पेजर देखा था क्या? हाँ, मैंने देखा तो था, कभी हाँ। खुद यूज नहीं किया था। लेकिन ये वाले जब मैंने सुने ना ये न्यूज, मुझे मतलब मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो बहुत दूर है इस सब से, पर एक थोड़ी सेंस ऑफ चिल जो बोलते हैं ना, कि एक कि यार ये किसी के साथ भी हो सकता है वाला, एक मतलब एक प्रकार की अनइजीनेस मुझे फील हुई। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, पेजर जैसी चीज जो किसी के पे हाथ पे हो सकती है, राइट? अगर वो फट सकती है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मतलब मुझे एक मैंने उसका एनालिसिस तो उस मोमेंट पे नहीं किया था, लेकिन उस मोमेंट पे मुझे ऐसा थोड़ा सा डर सा फीलिंग आया था कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, ऐसी मुझे जस्ट हम्म। सेंस आ रही थी। हाँ। कि आपकी कोई भी पर्सनल यूज करने की चीज भी जो है वो शायद सेफ नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल से हाँ। काफी लोगों ने तो सीखा कि पेजर क्या होता है। पहली बात तो जो हमारे सुनने वालों को नहीं पता है पेजर क्या होता है, तो पुराने जमाने में एक छोटा सा डिवाइस होता था जो जिसमें सिर्फ मैसेज आता था, एक या दो लाइन का। और ये ही पहले जो लोग आईटी वाईटी में काम करते हैं वो उन्होंने एक कंपनी सुनी होगी पेजर ड्यूटी नाम से। तो वो भी अब पेजर नहीं यूज करती, एसएमएस एसएमएस भेजेगी, बट पेजर अक्सर किसी को पेज कर दो ऐसा अंग्रेजी में बोलते भी हैं। हाँ। अमेरिका में अभी भी डॉक्टर लोग बहुत यूज करते हैं क्योंकि वहां पे वो पेजर सिस्टम अभी भी है। तो किसी को पेज करना माने कि भाई आप उनको बुला दीजिए। तो यूजली ये इसलिए होता है कि आपको कुछ काम है, सिर्फ ये किसी को बोलने के लिए अरे भाई आ जाओ, इस ना सिर्फ गपशप मारने के लिए नहीं, अब अरे तुम आ जाओ। लेकिन हिजबुल्ला वाले शायद इस चीज का यूज कर रहे थे कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो उनके सुन ना पाए, तो पेजर वो यूज करके आपस में वो बात कर लेंगे। ऑल्दो पेजर सिर्फ यूजली पेज करने के लिए होता है, पर वो लोग शायद टू वे कम्युनिकेशन यूज कर रहे होंगे पेजर के साथ, कि भाई आ हम्म। जाओ, या फिर मैसेज भेजेंगे कि यहाँ जाके चेक कर लो। जो भी कि आपस में आप कुछ प्रोटोकॉल बना ही सकते। हम्म। हाँ, तो तो पेजर को आप इलेक्ट्रॉनिक तार की जैसा सोच सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हम्म। तार के लिए एक बिल्कुल। यंत्र है वो, बस वो करता हम्म। है। हाँ, हम्म। और मैंने देखे थे सौरभ, मैंने भी खुद से तो जब मैं बहुत छोटा था हाँ। पर तो खुद के पास तो नहीं था, लेकिन लोगों के ऐसे वो बेल्ट पे लगे हुए रहते थे। हाँ 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 और बिल्कुल। बीप आती है तो आप ऐसे हम्म। मैसेज देख सकते हो, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा फोन, तब तो हाँ लैंडलाइन जाके आप फिर बात कर सकते हो कि ठीक है क्या हो गया। जनरली बिल्कुल। ऐसा ऐसा था कि भाई किसी का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इसे बुलाया हाँ जा सकता है, जैसे कोई हॉस्पिटल में हाँ। या तो कोई पुलिसमैन, हाँ उस टाइप के लोगों के पास पेजर होगा जिनको कभी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए ऑफिस में वापस आने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा एक उस समय का
हम्म। लोग काफी प्राउड फील करते थे, देखो मुझे हाँ पेजर दिया मेरे है पास मेरे। भी, हाँ, अभी हाँ। अभी सबके पास फोन है, तो सबके सबकी लाइफ जो है वो वैसे ही अटकी रहती है कि कभी भी काम आ जाता है उसके पास। हाँ। हाँ। तब पेजर रखना पड़ता था अटकने हाँ। के लिए, अब आप वैसे ही अटके हुए हो। हाँ। तो हम्म। खैर इसमें ये भी था कि जैसा सौरभ आपने कहा वो क्यों पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो हिजबुल्लाह के लीडर है हसन नसरल्ला, उन्होंने फरवरी में ही कहा था, पहले भी वैसे हिजबुल्लाह यूज कर रहा था वॉकी टॉकी और ये पेजर्स, लेकिन उनका फरवरी में एक स्टेटमेंट आया था कि आपका फोन, मतलब वो अपने सब फाइटर्स और लोगों को बोल रहे थे कि आपका फोन उनका एजेंट है। तो हम्म। ऐसा कह के कि क्योंकि पेगासस वगैरह के बाद सबको पता है कि फोन में हैक हो सकता है अगर कोई करना चाहे, तो इस वजह से वो लोगों ने इस तरीके की ओल्ड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करने लगे। और कुछ महीने पहले ही ये पेजर का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें बहुत सारे पेजर्स एक किसी कंपनी द्वारा उन्हें बेचे गए। तो ये एक नई चीज़ थी, और फिर यही पेजर्स ब्लास्ट भी हो गए। तो ये हमें पता है हिजबुल्लाह के बारे में। और वैसे ये भी कहते हैं कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है और एक पॉलिटिकल पार्टी भी है लेबनान में। तो ये दोनों चीज़ें हैं, कुछ लोग टेररिस्ट होंगे, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी में होंगे। ये हम लोग नहीं कह सकते कि किसके ऊपर अटैक था, लेकिन काफी बड़ा अटैक हुआ, तो ये हमें पता है। ठीक। ठीक। उन, और उन हाँ, उसमें वो भी आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि अरे हमस है, हिजबुल्ला है। तो हमस जो है वो पैलेस्टाइन में है, और हिजबुल्ला लेबनान में है, जो कि इसराइल के ऊपर है थोड़ा, और वहां उत्तर से में है। उत्तर में है। और ईरान के साथ में, ईरान का डायरेक्ट उनको प्रॉक्सी समझा जाता है। और वो लोग अक्सर मिसाइल छोड़ते रहते हैं इसराइल के ऊपर, तो ऐसे कोई इनोसेंट लोग बिल्कुल नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि प्रणय ने बोला। तो हम्म। यहाँ ये हो गई पृष्ठभूमि। बिल्कुल। पर ये हुआ हाँ। कैसे और कैसे किया, ये वाली बात तो आई नहीं अभी प्रणय। हाँ, तो मैं बताता हूँ जो न्यूज़ एजेंसीज ने क्या कहा है, तो और हमें क्या पता है। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 सितंबर को, तो हमको क्या पता है अभी तक। तो 17 सितंबर को ये हुआ कि काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से पेजर्स जो थे काफ़ी लोगों के पास, हिजबुल्लाह के मेंबर्स थे, वो फटने लग गए और बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट टाइप होने लग गया। लोगों ने वीडियोस देखे ही होंगे। तो उस टाइम तकरीबन 12 लोग मर गए 17 सितंबर को पेजर अटैक्स में। उसमें से दो हिजबुल्लाह के मेंबर कंफर्म थे, दो बच्चे भी थे, और तकरीबन 2750 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। उसमें ईरान के जो राजदूत थे लेबनान में, वो भी थे इस सूची में। तो जो इंजर्ड हो गए, तो ठीक है, ये 17 सितंबर को हुआ। फिर 18 सितंबर को एक दूसरा अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 30 लोग मर गए और 750 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। और ये एक वॉकी टॉकी, आईकॉम वॉकी टॉकी पर अटैक हुआ। तो पहला अटैक हुआ था पेजर्स पे, दूसरा अटैक हुआ था वॉकी टॉकी पे। और तो जो ये था पेजर, उसे कहते हैं AR-924। ये किसी एक ताइवानीज कंपनी है, गोल्ड अपोलो नाम से। उसके उसके उसका मॉडल था। लेकिन गोल्ड अपोलो वालों ने कहा है कि हम लोग तो मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, ये 10 साल पहले हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया था। तो फिर जब लोगों ने ट्रेस किया तो पता चलता है कि ये लाइसेंस्ड मॉडल था। तो गोल्ड अपोलो लाइसेंस करती है टेक्नोलॉजी, और बाकी कोई और कंपनी भी बना सकता है। तो ये भी अलग चीज़ है, जैसे फ़ोन में ऐसा नहीं होगा आजकल के फ़ोन में, लेकिन ये थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो फिर इसकी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग नहीं है और लोग आसानी से लाइसेंस कर देते हैं। तो किसी हंगरी बेस्ड BAC कंसल्टिंग है जिनके पास ये लाइसेंस था, और उन्होंने भी ये मैन्युफैक्चर नहीं किया था, क्योंकि उनका जो ऑफिस है आप जाके देखोगे तो सिर्फ अब लोगों ने इंटरनेट पे डाला भी है, एक बस एक बिल्डिंग है, छोटा सा घर है, उसमें तो मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। तो अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे 2-3 शेल कंपनीज थी जिसके द्वारा BAC कंसल्टिंग ने ये लाइसेंस मॉडल को फिर मैन्युफैक्चर किया
और फिर उसमें एक्सप्लोजिव्स डाले। तो पहले तो लोगों को लग रहा था जब ये हुआ कि दो तीन चीजें हो सकती है। एक, कि किसी ने साइबर अटैक किया है, जिससे साइबर अटैक करके ऐसा कुछ किया जिससे कि बैटरी ओवरहीट हो जाए और ओवरहीट होके उसमें विस्फोट हो जाए और इससे लोग जख्मी हो गए। लेकिन फिर लोगों को पता पड़ा कि बैटरी का विस्फोट इतना बड़ा नहीं होता और फिर काफी अलग टाइप का सिग्नेचर होता है उसमें। तो ये जिस तरीके से हुआ, ये तभी संभव हो सकता है जब कुछ एक्चुअल एक्सप्लोसिव सब्सटेंस डाला गया हो। तो ये थियरी तो रिजेक्ट हो गई। फिर दूसरी थियरी थी कि ताइवान से ये ऑर्डर किया था हिजबुल्ला वालों ने, तो किसी ने फिर इंटरसेप्ट कर लिया इसे बीच में और फिर उसे खोल खाल के उसमें ये एक्सप्लोजिव्स डाल दिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों थियरीज रॉन्ग थी और एक्चुअली बीएससी कंसल्टिंग ने किसी शुरुआत से ही ये बनाया लाइसेंस में, और हेजबोला वालों ने बीएससी से ही खरीद लिया क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कुछ इन्वॉल्व है। और फिर इस तरीके से अटैक को अंजाम दिया गया। तो ये हमें पता है। तो और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हेजबुल्ला को अभी तक सबक नहीं मिला है तो उन्हें सबक मिल जाएगा। इस अटैक के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन सिर्फ इतना बोला है। जबकि इजरायली प्रेसिडेंट ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इसराइल इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। तो ये आज की स्थिति है और इतना हमें पता है कि ये सब हुआ है। हम्म। हम्म, तो कुछ लोग ये जी। कह रहे हैं कि ये काफी टाइम से उन्होंने ये प्लान करके रखा होगा, कि ऐसा नहीं है कि ये पेजेस उनके पास काफी समय से थे और लोग यूज भी कर रहे थे, और शायद उनको शक हो गया था किसी लोग, कुछ लोगों को हिजबुल्लाह के अंदर, कि शायद ये कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस हो सकते हैं। और जैसे ही वो सामने की साइड, शायद जो इसराइल को पता चला कि अभी हमने यूज नहीं किया, तो ये जो हमने इतना इलेबोरेट सेटअप है वो हमारा बर्बाद हो जाएगा, ऐसी मतलब अभी ये हम कंफर्म तो नहीं, कोई कह सकता है, ये जस्ट थियोरीज फ्लोट हो रही है। तो ये कह हम्म। रहे हैं कि इसलिए उन्होंने इसको टाइमिंग को पकड़ के उन्होंने इसे सोचा कि इसको इस्तेमाल कर देते हैं इस टाइप का। हाँ, पर जो और भी हो, मतलब अभी अगर वो थियरी सही है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन अगर वो सही, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मतलब एक्सप्लोजिव्स डाले थे वो ब्लास्ट करने के लिए ही थे। आज नहीं तो कल होता या फिर बाद में होता। लेकिन ये था कि वो जनरली देखिए, जब हैकिंग होती है तो वो हैकिंग इसलिए नहीं होती कि किसी चीज को ब्लास्ट कर दिया जाए। हैकिंग जनरली उसका फायदा ये होता है कि आप उसको उसके ऊपर नजर रखते हो, आपको सब पता पड़ जाता है कि फोन में वो क्या कर रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ बात कर रहा है। तो उसमें जनरली एजेंसीज को ज्यादा फायदा होता है बजाय इसके कि उसको टपका दो। अब तो टपका दोगे तो एक तो वो सोर्स भी चला गया आपका, और दूसरा ये भी हो गया कि अब लोगों को पता है कि ऐसा हो सकता है, तो सब लोग और ज्यादा सावधानी बरतेंगे। तो इंटेलिजेंस में फायदा तभी होता है जब आप कुछ जानकारी ले रहे हो और किसी और को पता भी नहीं पड़ रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो ये है कि ये तो हमें पता है कि ये एक्सप्लोसिव डिवाइस डाले थे कभी एक्सप्लोड करने के लिए। और ये भी हमें पता है कि ये नई बात नहीं है, इसराइल ने पहले भी ये सब किया है। तो 1996 में किसी हमास ऑपरेटर को गाजा में ये एक उनके वॉकी टॉकी या एक कोई मोबाइल फोन था शायद, उस पर मोबाइल फोन जैसा कुछ था जिस पर अटैक किया गया था। हम्म। तो पर लेकिन वो टारगेटेड था, एक हम्म। इंसान पर ये पहले हुआ है। लेकिन इस स्केल पर करना अटैक, ये नई बात है इस बार। और इसमें जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि जैसा आप भी कह रही थी ख्याति, इसमें डर लगना बहुत ही लाजमी है क्योंकि ये सिर्फ किसी एक टेररिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ। कोई एक लड़की थी जिसने जब ये बजा पेजर, वो जाके उसने उठाया और उसको भी जान देनी पड़ी इसकी वजह से। तो ये ये बहुत ही। मार्केट मार्केट प्लेस और उस सब के भी फोटोज जो कुछ आए हैं, तो मतलब हम्म। लोग कहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ हो रहे, कहीं पे जो सेकेंड दिन के जो धमाके हैं वो किसी का फ्यूनरल था, जो उसकी पहले दिन जब डेथ हो गई थी, उसी के इंसान की उसकी फ्यूनरल में वो दूसरा धमाका हुआ। तो इस प्रकार अब कोई कह सकता है कि ये तो सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं टेररिस्ट के साथ, बट ये थोड़ी सी लाइन क्रॉस करने वाली जैसी बात हो गई ना, कि किसी हाँ। टेररिस्ट को तो आप शायद मार सकते हो, लोग
को तो वो कहेंगे, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उसके आसपास के सारे लोगों को भी आप एक लेजिटिमेट टारगेट समझ के उसको उनको भी एक कोलैटरल डैमेज की तरह समझा जाए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया ऐसा लगता नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक्चुअली आप हाँ। देखें इंटरनेशनल लॉ के तहत कुछ रूल्स हैं, जैसे नॉन कॉम्बैटेंट्स, मतलब जो लड़ाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अटैक नहीं हो सकता। दूसरा एक और लॉ है कि इसे बूबी ट्रैप्स कहते हैं, तो उसके वो भी नहीं कर सकते आप नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए। और नॉन और पोर्टेबल डिवाइस में इस तरह के ट्रैप्स नहीं डाल सकते, ये भी एक इंटरनेशनल लॉ का। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में पता है मत्स्य न्याय है, तो मतलब हो हम्म। गया। अब क्या मतलब एटलीस्ट प्रोटोकॉल्स हैं कि जिससे इस तरीके की चीजों पर एक्शन ली जा सकती है। आगे जाके होगा या नहीं वो तो पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है कि इस तरीके की चीजें वर्जित हैं, साफ वर्जित हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये एक लाइन क्रॉस कर रहा है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके बियॉन्ड जा रहा है। लेकिन हो गया ये फिर भी। हम्म। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब इसराइल ने तो जो किया वो तो हो गया, लेकिन हम्म। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है। और इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि पहले भी एक बार इसराइल ने इस तरीके की चीज की हुई है ना, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ उन्होंने स्टक्सनेट। हैकिंग, स्टक्सनेट जो उन्होंने हम्म। हैकिंग, उसको भी हैकिंग ही बोल सकते हैं, लेकिन वो हैकिंग उनके सेंट्रीफ्यूज खराब करने के लिए करी थी, हम्म। इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं करी थी, उनकी मशीनरी खराब कर दी थी उन्होंने। हम्म। तो हम्म। ये इसराइल में इस चीज की क्षमता है। और वो लोग हैकिंग को इस तरह से नहीं लेते हैं कि सिर्फ हैकिंग इंफॉर्मेशन के लिए है। हैकिंग से वो फिजिकल डैमेज करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। और उनके पास में मतलब ये प्रेसिडेंट भी है कि उन्होंने पहले भी किया है। और पर पहले ये था कि टारगेटेड था, ये पहली बार है कि उन्होंने, जिसको बोलते हैं एकदम खुलेआम, आप बोल सकते हो। पता नहीं, शायद पेजर वाली चीज मैं फिर भी बोलूंगा कि थोड़ी सी टारगेटेड है, क्योंकि पेजर तो अगर हमास वाले खरीद रहे हैं या हिजबुल्ला वाले खरीद रहे हैं तो वो बड़ी स्पेसिफिक चीज है। लेकिन वॉकी टॉकी तो कोई भी ले सकता है ना। किसी की वॉकी टॉकी कोई सेकंड हैंड मार्केट में बेच सकता है कल को। कोई मतलब हम्म। वॉकी टॉकी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसको आप बहुत ही टारगेटेड इक्विपमेंट मान सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये और अभी शायद जो डर ख्याति ने शुरू किया था, शुरू में बोला था कि भाई एक डर लग सकता है कि आपके पास क्या पता कल को आप कोई टॉय ले लो, कल को आपका जो फोन है वो कल गलती से उस बैच में से आ गया, किसी ने सप्लाई चेन में कुछ गड़बड़ कर रखी है और वो कंपोनेंट आपके फोन में भी लग गया, तो क्या होगा। तो ये किस तरीके की अजीब नई दुनिया है प्रणय, इसमें क्या होने वाला है। ये जैसे 9/11 के पहले लोग इमेजिन नहीं करते थे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऐसी होगी। और जो हम्म। लोग अभी आए हैं उन्होंने शायद सोचा होगा ऐसी होती होगी, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, आप कभी भी कहीं भी जा सकते थे, सब एकदम चिल हुआ करती थी लाइफ। या फिर बॉम्बे में, हिंदुस्तान में जो क्या कहते हैं 26/11 के धमाके हुए, टेररिस्ट घटना हुई, उससे पहले आप किसी भी होटल वोटल में बिना गाड़ी चेक किए जा सकते थे। अब उसका हम खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। तो क्या हम्म। इस वजह से भी कुछ दुनिया में एक ऐसा परमानेंट चेंज आ जाएगा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, जो कि हमको लगेगा कल तो हाँ ये दुनिया ऐसी होती। हाँ वही डर है। लेकिन सौरभ, पहले वहां जाने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि ये थोड़ा अलग है। मतलब एक असैसिनेशन और टेररिज्म में फर्क होता है। तो हम्म असैसिनेशन जैसा आप बोल रहे हैं, टारगेटेड होता है, किसी एक व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये असैसिनेशन नहीं है, ये टेररिज्म की परिभाषा जो हम लोग कहते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब आप बिना देखे ना देखे आपने अगर किसी राजनीतिक ऑब्जेक्टिव के लिए फोर्स का प्रयोग किया है, वायलेंस का प्रयोग किया, तो उसे हम टेररिज्म कहते हैं। तो मुझे लगता है ये टेररिज्म की परिभाषा से ज्यादा जुड़ा हुआ है, बजाय इसके कि ये किसी एक असैसिनेशन जैसा था। और आप कह रहे हैं यहाँ पेजर्स शायद हिजबुल्ला के लोग ही यूज कर रहे होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो कुछ हम्म ऐसे लोग भी हैं जो हॉस्पिटल वार्ड में काम कर रहे थे, वो भी मारे गए। और हम्म, कुछ ऐसे लोग भी थे, बच्चे भी मारे गए। अब वो तो हम लोग नहीं कह सकते ना कि वो बिल्कुल। टारगेटेड था। तो ये टेररिज्म से ज्यादा मिलता जुलता है, मुझे तो लगता है ये टेररिज्म है, ना कि किसी असैसिनेशन से। जो कि असैसिनेशन काफी देश करते हैं, वो तो एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं, लेकिन एक नेशन स्टेट की आर्मरी में एक टूल तो होता है कि वो लोग इस तरीके का प्रयोग। तो ये थोड़ी अलग बात है, और ये
टेररिज्म की ओर जा रहा है। दूसरा, अब जैसे आप कह रहे थे कि हाँ, टेररिज्म जब होता है, टेररिज्म का उद्देश्य ही होता है कि उसका उद्देश्य वो जो लोग मारे गए हैं वो नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी आशंका जनरेट करता है, बहुत बड़ा डर क्रिएट हम्म करता है, वो उसका पर्पस होता है, इसीलिए टेररिज्म होता है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें तो यहाँ पर भी उस वो हो रहा है एलिमेंट, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, वही कह रहा हम्म, है। ये किसी असैसिनेशन होता है किसी का तो हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे होते, हम लोग बोलते हैं बिल्कुल हाँ ये तो होता ही है, लेकिन हम लोग भारत में बैठे हुए ये डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसका असर ऑलरेडी हो रहा है जो टेररिस्ट चीज का हो रहा है। और जैसा आप कह रहे थे, 9/11 से पहले भी एक रिचर्ड रीड नाम का एक शू बॉम्बर था जिसने ये चीज की थी, शू में वो हम्म एक्सप्लोसिव लेकर जा रहा था, और लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया, और उसके बाद अमेरिका में बहुत उनका सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होने लग गए वगैरह वगैरह। तो हर इस चीज का ऐसा होता है कि जब इस तरीके की चीजों की खबर पूरी दुनिया में जाती है तो फ्रिक्शन आ जाती है, तो सब लोग ट्रस्ट नहीं करना चाहते दूसरी चीजों को, या फिर और मेजर्स डालते हैं जिससे कि इस तरीके की चीजें रोकी जाए, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है अब एयरपोर्ट में आप कैसे जाते हैं। पहले एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बस में जाने जैसा होता था, मतलब कि आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं है क्योंकि ये सब चीजें आ गई हैं। तो इस तरीके की चीज मुझे लगता है सौरभ, हार्डवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी जो एक शब्द है वो ज्यादातर लोग मतलब डिफेंस में प्रयोग करते थे इसका, फाइनेंस वगैरह में, लेकिन अब क्योंकि ये उदाहरण सबके जहन में उभर कर आया है, अब हार्डवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी सब लोग इसको नोटिस करने लगेंगे। और कुछ जो देश हैं जो आत्मनिर्भरता चाहते हैं वो तो बोलेंगे हम लोगों को हाँ करना चाहिए, सब कुछ घर पे बनाना हम्म, चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें भी हो सकती है, तो ये भी एक बिल्कुल। डर है। तो सिर्फ सब रेजिलियंस के लिए लोग अब सप्लाई चेन सिक्योरिटी नहीं चाहेंगे, लेकिन लोग करेंगे सिक्योरिटी के लिए भी सब कुछ आत्मनिर्भर बना दो। तो सौरभ, आपको नहीं लगता है कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में हैं, उनके ऊपर कुछ असर होगा इसका? हाँ बिल्कुल, तो एक तरह से खौफ का टैक्स है बेसिकली, अलग अलग हम्म। तरह से। और हम्म। खौफ जो है वो है ही तो। और मैंने भी जो दोनों एग्जांपल लिए, मतलब मैंने ऐसे सोच के नहीं लिए थे, पर दोनों टेररिज्म एग्जांपल्स ही हैं। तो हम हम्म। उन्हीं की श्रृंखला में इसको बेसिकली देख ही रहे हैं। तो फर्क बिल्कुल पड़ेगा मेरे ख्याल से, प्रणय। मैं सोच रहा था जैसे कि हमारी कंपनी को क्या फर्क पड़ सकता है इससे, हम्म। क्या हमारे कस्टमर्स बोलेंगे सोचेंगे वगैरह। तो इन इन चीजों में वैसे भारतीय कंपनी होने के फायदे होंगे मुझे लगता है ओवरऑल, कि भारतीय कंपनियों को लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कंपेयर टू बाकी काफी देशों की कंपनी। तो भारत का जनरली, और भारत इसका अच्छा एडवांटेज उठा सकता है क्योंकि हमारा ट्रस्ट पूरी दुनिया में है लगभग। लोग मान के चलते हैं कि हम किसी के साथ, और हमको वो बनाए रखने की जरूरत है। हाँ। हमको हाँ। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि हमारा वो ट्रस्ट चला जाए। बीच में भारत सरकार ने एक दो एडवेंचरस काम किए हैं इस तरीके के। लेकिन अगर हम नहीं करें इस तरीके के काम, तो मेरे ख्याल से भारत का ट्रस्ट हर जगह पर है। ईरान रशिया भी भारत को ट्रस्ट कर लेंगे, अमेरिका यू ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी भारत को ट्रस्ट कर लेंगे, अफ्रीका के देश तो कर ही लेंगे। तो एक ये चीज है कि हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान को, अब हम बहुत ही नैरो तरह से देखें तो हिंदुस्तानी कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन ऑडिट वगैरह के रिक्वायरमेंट बढ़ सकते हैं, कंपनीज पूछेंगी और पूछ सकती हैं फ्यूचर में। खासकर अगर आप डिफेंस कंपनीज या उनसे किसी भी रिलेटेड सेक्टर में किसी कंपनी को कुछ बेच रहे हैं, तो आजकल जैसे वो एक ऑलरेडी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है बड़ी कंपनियों की तरफ से खरीदने के लिए, वो खरीदने का एक फ्रिक्शन और टैक्स बढ़ जाएगा। कि भाई पहले होता था सेफ्टी ऑडिट दिखाओ अपना, अपने फाइनेंशियल ऑडिट दिखाओ, ये दिखाओ। अब वो लोग बोलेंगे कि अपनी सप्लाई चेन का भी सेफ्टी ऑडिट दिखाओ, तुम गलत जगह से चीजें तो नहीं खरीद रहे हो वगैरह। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से पॉसिबल है। हम्म। और हमारे यहाँ पे एक बीच में थोड़ा सा काफी ज्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी हर चीज में आने लगा था, राइट? नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स में भी हर चीज स्मार्ट, आपका स्मार्ट टीवी से लेके स्मार्ट वॉशिंग मशीन वगैरह। आई थिंक थोड़ा सा लोगों में इससे तो नहीं इमीडिएटली, बट ये सोचेंगे जरूर लोग कि अब ये सब चीजें फट सकती है, तो ये सब में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एक प्रकार का डिस्ट्रस्ट चीजों में जो अभी तक नहीं था, वो डेफिनेटली आएगा लोगों के मन में।
हाँ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सोचो ना ख्याति, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल एकदम से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़े भी होते हैं, वहां पे इतनी बड़ी बैटरी होती है उनके अंदर में। एनीवेज बैटरी से तो मुझे लगता नहीं, बैटरी विस्फोट हमेशा नहीं कर सकती, तो बैटरी में विस्फोट कराना बहुत आसान नहीं, लेकिन आप उसमें विस्फोटक डाल तो सकते हो, जैसा इसराइल ने अभी दिखाया, क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें बहुत अच्छा सा होता है, उसको आप डेटोनेटर की तरह यूज कर सकते हो। ज्यादातर बैटरी अलग से आईओटी होती है, उसमें से सिम कार्ड लगा होता है वगैरह की, बैटरी की लाइफ और ये सब मॉनिटर करने के लिए अक्सर लगा होता है। तो ये तो चीज आप कर सकते हो। तो और चाइना को लोग थोड़ा सा शक की निगाह से देखते भी हैं, तो अचानक से हिंदुस्तान में या चीन में, यूएस वगैरह में, तो लोग बोल सकते हैं ना कि क्या अगर एक दिन अचानक से 10 लाख गाड़ियां फट जाएं आपके देश में तो क्या होगा, है ना। हम्म। तो ये चीज क्यों नहीं हो सकती, अगर हम आज के एग्जाम्पल को एक्सट्रापोलेट करें तो बिल्कुल हो सकती है। तो ये चीज से तो मुझे लगता है कि चीन को भी डर होगा, क्योंकि उनकी कंपनियों को नुकसान होगा ना इससे शॉर्ट हम्म। टर्म में। तो भले ही वो कल को ऐसा करना चाहें या ना चाहें, वो तो अलग बात है, लेकिन उनको भी सोच, वो भी मेरे ख्याल से चिंतित होंगे कि यार ये चीज होने से कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स, और जो उनकी एक कॉम्पिटिटिव एज है अभी बहुत अच्छी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंपनी चीन की है, तो उनके ऊपर तो काफी असर पड़ सकता है। इसलिए मैंने बोला, मतलब ये शायद हिंदुस्तान के लिए फायदे की चीज हो सकती है नैरो सेंस में, लेकिन चीन वगैरह इसके बारे में चिंतित होकर सोच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। और वैसे हम लोग काफी डरावनी चीजें बात कर रहे हैं लेकिन ये भी हम लोग देख लें कि जैसे फोन वोन में ये सब करना बहुत मुश्किल है। जैसे वायर्ड में भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल था कि फोन में, जैसे सौरभ कह रहे थे, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में शायद जगह होती है लेकिन आजकल के फोन में बिल्कुल जगह नहीं होती कि आप हाँ ऐसा एक्सप्लोजिव्स वगैरह डाल सकते हो। पेजर्स में जगह होती है क्योंकि बहुत कम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है आज के दृष्टिकोण से, तो वहां पर जगह होती है कि आप ऐसा 10-15 ग्राम का पीईटीएन डाल दो, वहां पर नहीं हो सकता। तो एक वो चीज़ है। दूसरा, अभी ऑलरेडी फोन्स में, स्पेशली हाई एंड फोन में, काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी होते हैं। इनफैक्ट जैसे एप्पल पिक्सल वाले फ़ोन में तो, एप्पल और गूगल पिक्सल फ़ोन में तो काफ़ी रेगुलेटेड, कौन काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे वो भी देखा जाता है, क्योंकि वो ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लाना चाहते। तो फोन से आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और जैसे तो, और तीसरा एक काफी प्रैक्टिकल कारण वही था कि अगर कोई आप हैक करना चाहता है तो वो हैक करेगा आपकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, अगर ना कि ब्लास्ट करने के लिए। तो एटलीस्ट हम लोग को इतनी डरने की जरूरत नहीं है फोन से लेकर। लेकिन हाँ, वही है कि अब एक नैरेटिव बन गया है और इस नैरेटिव का अलग अलग एक्टर्स अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे। तो जिस तरीके से बिल्कुल। कोई अगर कह रहा था अमेरिका में होगा कि ये चीन की चीजें नहीं आनी चाहिए, या भारत में होगा कि चीन से कुछ नहीं आना चाहिए, वो बोल सकता है कि ऐसा हो सकता है। अब अगर आप बोलोगे ऐसा हो सकता है तो इसको काउंटर कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हो तो दुनिया में कुछ भी सकता है, किसी भी बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी जीरो तो नहीं है। तो अगर आप उस चीज को सीरियसली ले ले बहुत ज्यादा, तो आप कह सकते हैं। जैसे वैसे आप सौरभ कह रहे थे, और यूएस ऑलरेडी कंसिडर कर रहा है ऑटोनोमस कार चीन से जो आ रही है उस पर बैन करना। तो हम्म ये सब रियल कॉन्वर्सेशन है, और उस कॉन्वर्सेशन वो पहले से चल रही थी, उसमें ये और एक कड़ी जुड़ गई है जिससे कि हम्म लोग कह सकते हैं कि हाँ, होना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी उस तरीके से डरावनी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा था, कंपनीज के लिए सौरभ, आपको लगता है कि जैसे अभी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो होते हैं बड़े बड़े कंपनी में, वो तो एक जरूरी चीज होती है ना। बिल्कुल। तो अब ऐसे चीफ हार्डवेयर सिक्योरिटी ऑफिसर का भी एक ऑफिस रखना पड़ जाएगा, क्योंकि इतने काम आ जाएंगे ये सब करना है। तो एक नहीं, और। मेरे ख्याल से वो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वालों के पास में एक और काम आ जाएगा, मेरे को अच्छा। जितना दिखता है, कि सप्लाई चेन वगैरह को ऑडिट, बेसिकली फाइनली ऑडिट का काम है, उनको ऑडिट करना आता ही है। तो ऑडिट के इतने स्टैंडर्ड्स बन गए हैं। तो पर मुझे लगता है कि अगर कोई, और ये वैसी चीज है प्रणय, मतलब काम बढ़ जाएगा लेकिन जो सही में गड़बड़ करना चाहते हैं वो तो कर ही लेंगे। तो वो कुछ ये नया ही निकालेंगे ना, वो हाँ। कोई हाँ। तीसरा तरीका और हाँ। निकालेंगे। हम्म। तो वो ज्यादातर जो जिस तरीके की सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी खाना पूर्ति के लिए होती है अक्सर। ये होता है कि आप उसको, और हर कंपनी ये दिखाना चाहती है कि हाँ मेरी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ,
लेकिन दूसरे की शातिरगिरी से हो गया तो मेरे को उसके लिए ब्लेम मत करो। हम्म ठीक है। तो अब और जो करने वाले सही में लोग हैं वो तो शातिर ही होते हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि कोई बेवकूफ है जो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको सही में जो करना चाहेंगे उनको रोकना बड़ा मुश्किल है प्रणय, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत आसान है। लेकिन ऑब्वियस चीजों में तो आप रोक ही सकते हैं ना। और इससे शायद थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो। शायद आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो धीरे हो जाए थोड़े, हो सकता है हर चीज से स्कैनर्स के थ्रू आए। आप सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ले रहे हैं उसमें लोग चेक करेंगे कि प्लास्टिक एक्सप्लोसिव हैं कि नहीं है उसके अंदर में। अभी तो नहीं लोग चेक कर रहे हैं, तो शायद वो जो जैसे वो पेजर आए हिजबुल्ला के उनको नहीं चेक किया ना किसी ने। तो अब प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मुझे पता नहीं, एक्सरे में तो शायद एक्सरे में आते हैं ना, एयरपोर्ट के एक्सरे तो पकड़ लेते हैं, तभी तो जूते को डालते हैं वो एक्सरे मशीन में। पता नहीं मुझे भी इसका, कोई हमारे दर्शक उनको ज्ञान हो बता तो दो, बताइए ज्ञान हमें। हो तो बताइए। हाँ हाँ। तो अगर वो, लेकिन अगर वो आसान नहीं है मेरे ख्याल से, बड़े बड़े कंटेनर्स में जब आती हैं चीजें वगैरह उसमें तो बिल्कुल आसान नहीं है, वो आपको एक एक करके आइटम डालना हम्म पड़ेगा या कुछ। तो यही है, वही हर चीज का टैक्स है। अब बहुत अच्छे से हर चीज को परखना चाहते हैं तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। हम्म और ओवरऑल तौर पे भी देखें तो जैसे दो तरीके की जब सप्लाई चेन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दो तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। एक अप्रोच होता है ट्रस्ट बट वेरीफाई, मतलब आप विश्वास करो लेकिन आप उसको वेरीफाई भी करो। तो उसमें आप ऑडिट करोगे जैसा आप बोल रहे थे। तो उसमें आप ये नहीं कह रहे हो कि आप हर टाइम पर एक्सेस ब्लॉक करोगे, लेकिन बीच बीच हम्म में आप ऑडिट करोगे। सोर्सिंग कहाँ से आ रही है वो देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है वहाँ पे जाके ऑडिट कर लोगे, उस तरीके की चीज़ें। तो ये एक थिंकिंग है। दूसरी थिंकिंग होती है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर में हम्म भी इसका प्रयोग होता है। उसमें आप बोल रहे हो कि आप किसी पे विश्वास ही मत करो। तो हम्म तब अगर आप वो अप्रोच करो तो फिर आप थोड़ा और मतलब इस तरीके की चीजें करोगे, सब आत्मनिर्भर करो। दूसरा, हम्म हर चीज के लिए आपको एक्सेस कार्ड चाहिए होता है, मतलब हम्म मेटाफोरिकली उस तरीके हम्म की चीजें चाहिए होगी। हर सप्लाई चेन की चीज यहाँ से इस देश से वहां देश में जाने के लिए भी मतलब कुछ अप्रूवल्स होने पड़ेंगे, उसी के बाद होगा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से। तो ये दो मोटा मोटी अप्रोचेज हैं, और ये सब चीज़ों पे लागू होता है। किस तरीके से सोर्सिंग होती है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रेसेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, इन सब पे लागू होती है। तो एक मिक्स और तरीके का अप्रोच आ सकता है जिसमें कुछ चीज़ें ट्रस्ट बट वेरीफाई के द्वारा होगी, कुछ चीज़ें जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पे होगी। ये सब टैक्स ही है लेकिन अलग अलग तरीके से ये लग सकता है। और इससे हाँ इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट होगा, एटलीस्ट ग्रोथ पे इम्पैक्ट तो होगा, वो तो हमें पता है। आप ना प्रणय बेसिकली ये इंटरनेट के आर्किटेक्चर से सीख सकते हैं हम थोड़ा। जैसे इंटरनेट में होता है ना, साइंड चीजें होती हैं। तो आजकल तो बिल्कुल ही बंद हो गया प्रैक्टिकली सारी वेबसाइट्स में HTTPS सर्टिफिकेट नहीं हो तो ब्राउजर ही बोलते हैं मत जाओ। जबकि हम्म 15 साल पहले ऐसा नहीं होता था, आप जाते थे और कहीं। और लेकिन अब इतनी ज्यादा वायरसेस ट्रोजन वगैरह आ गए हैं कि बंद ही हो गया है ना। तो ये हम्म धीरे धीरे हमने देखा ही है, इंफॉर्मेशन के स्पेस में हुआ है। फिजिकल स्पेस में भी हो सकता है कल को हर कंपोनेंट साइंड हो, जब तक कि वो हर कंपोनेंट में एक छोटी सी चिप लगी होगी जो एक US की ही कंपनी बनाएगी। ठीक है। सबको वो लगानी पड़ेगी, अगर वो नहीं लगाओगे तो आपका कंपोनेंट घटना का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तो नहीं हुआ तो हो सकता है कभी कभी बात होकर के निकल भी जाती है। लेकिन अगर इम्पैक्ट होगा तो हमें ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं कि और ये हमने देखी है बाकी जगहों पे, हम लोगों ने उस पर इतना शायद ध्यान नहीं दिया या वो इतनी धीरे धीरे हुई है। हार्डवेयर में ये चीजें होंगी तो उसका खर्चा और वगैरह हमको काफी। तो काफी लोग इसे जो मास्टर स्ट्रोक और उस टाइप की बहुत अच्छी चीज हुई है, मतलब शायद दुनिया के लिए ओवरऑल कोई जरूरी नहीं कि इसमें कोई ज्यादा कुछ अच्छी चीज तो नहीं है। और नहीं, तो दुनिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ख्याति, मतलब हो सकता है कोई इसराइल का नैरो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होगा तो वो तो ठीक है, उनके उनके और हिजबुल्लाह के बीच की बात है। लेकिन और उनका भी लॉन्ग टर्म में कितना ही पूरा हो रहा होगा वो भी क्वेश्चनेबल है, वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए तो ये बिल्कुल नकारात्मक ही है मेरे हिसाब से, इसमें कुछ पॉजिटिव हम नहीं ढूंढ सकते चीजें। क्योंकि शायद ये एक फॉर्मूला है जो अब बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर में एक अपने अलग अलग जगहों पे उसको इस्तेमाल करने के लिए एक विंडो ओपन हुआ है इस टाइप का, ऐसा हम कह सकते हैं। बट लेट्स होप कि ऐसा ज्यादा ना हो और ये चीज सीमित रहे और बढ़े नहीं, यही हम सोच सकते हैं।
तो और बाकी इसका तो लॉन्ग इतना टर्म अब होपफुल मत रहो, ऐसा अब हो गए, ट्रेन चली गई है स्टेशन से। अब यही है कि हम लोग किस तरीके से थोड़ा मतलब इस रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ इम्पैक्ट नहीं देखते, प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं ना। तो अगर हम लोग सब चीज़ों का प्रोबेबिलिटी 1 मान ले कि हर बार ये सब हो सकता है, तो हम लोग को आत्मनिर्भर ही होना पड़ेगा। मतलब सीधा अपने गाँव में जाना पड़ेगा, पहले तो गाँव ढूंढने पड़ेंगे और गाँव में ही रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो तो हो नहीं सकता। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, भारत की ज़रूरतें क्या हैं वो भी देखनी पड़ेगी। हम लोग ये तो नहीं कह सकते चीन से कुछ भी ना आए, क्योंकि ये ऐसा कभी हो सकता है। अब हमको तो ज़रूरत है, उनसे सीखना भी है। हम लोगों ने कल पिछला एपिसोड किया था, तो वो सब भी करना है। लेकिन फिर ये भी देखना है कि कुछ चीज़ें जहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी, सौरभ आपने जो जैसे कहा, उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हार्डवेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, हार्डवेयर सिक्योरिटी चिप्स होते हैं, जिसमें टैंपरिंग हो तो पता पड़ सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की तरीके से हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क बहुत कम कर सकते हैं। जीरो तो नहीं होगी रिस्क, लेकिन रिस्क बहुत कम कर सकते हैं। और उस तरीके की सोच रखनी चाहिए। ये नहीं रखना चाहिए कि हम लोग कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सब हम बनाएंगे, वो तो हम लोग 100 साल लग जाएंगे फिर वो रियलाइज करने में। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमें इतना होपफुल नहीं होना चाहिए ख्याति कि इससे कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव तो होगा, ठीक पर बात है। यही है कि किस तरीके से हम लोग हमारे हमारी पृष्ठभूमि, हमारे रिक्वायरमेंट्स वो देख के हम लोग क्या मेजर्स ला सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा हमें। नहीं, मैं होपफुलनेस में सिर्फ इतनी ही आशा करती हूँ कि मतलब दुनिया में और धमाके ऐसे ना हो, इतनी हम आशा तो हाँ, ऐसे, बट ऐसी आशा तो रखनी चाहिए। बट हाँ, बट मैं आपका पॉइंट भी समझती हूँ कि अ, हाँ, जब ये चीज़ें हो जाती है तो पूरी दुनिया उस हिसाब से थोड़ा सा अपना कामकाज एडजस्ट करेगी। जैसे आपने कहा कि एक अलग टैक्स अभी लग जाएगा हर चीज़ में, काफ़ी चीज़ों में, जिसके हिसाब से फिर हमें उसका उसका कैलकुलेशन करके फिर काम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। यही है। ठीक है, ये बढ़िया आज की डिस्कशन थी। हमारे श्रोता भी हमको बताएं उनको ऐसा क्या लगता है। ये एकदम मेरे हिसाब से नया विषय है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कुछ हफ्ते पहले तक कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी ये हो गया है। तो आपको क्या लगता है, हमने कुछ मिस कर दिया हो तो बताइए, और कोई आपकी आशंकाएं हो, या फिर हम कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं नेगेटिव तरह से सोच रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये कारण है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो भी बताइए। आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमको इंतज़ार रहेगा। लिखिए हमको ईमेल पे या ट्विटर पे, या फिर हमारा जो सबस्टैक है puliyabazi.in, उस पर तो ज़रूर आइए। धन्यवाद। धन्यवाद।